इंडिया में विजयनगर एम्पायर हमें दिखाई देता है। और जैसे हमने दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया में देखा, ऐसे ही विजयनगर एम्पायर। और इसके अंदर भी कई सारी फैमिली या डायनेस्टी आपको दिखाई देंगी और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर। 1336 में विजयनगर एम्पायर का फाउंडिंग स्टोन रखा गया। और ये वही टाइम है जब मोहम्मद बिन तुगलक रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। उस टाइम हमने पढ़ा था हरिहर और बुक्का, दो भाई, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवॉल्ट किया और विजयनगर एम्पायर की एक तरीके से नींव डाली। तो हरिहर और बुक्का की वजह से विजयनगर एम्पायर का फाउंडिंग स्टोन रखा गया। और इसमें भी कई डायनेस्टी, सबसे पहला जो है संगम। संगम जो है वो अपने पिताजी के नाम पे इन्होंने रखा। उसके बाद दूसरी फैमिली जो हमें दिखेगी वो है सुलू डायनेस्टी। उसके बाद तीसरा जो फैमिली दिखता है वो है तुलु। और सबसे लास्ट में जो फैमिली दिखता है वो है अरविंदो। ये सारी डायनेस्टी हमें दिखती है। मतलब चार डायनेस्टी हैं। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा, स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ऐसे ही साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर के आसपास वाले एरिया में ये सब दिखता है। और अगर विजयनगर की ज्योग्राफी की बात करें कि भाई ये वाला एरिया था कहां, तो विजयनगर एम्पायर ज्यादातर कर्नाटक वाले एरिया में था। ऐसे ही कृष्णा की एक सहायक नदी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर से ही बॉर्डर लगता था। दो किंगडम हमें इस टाइम दिखती हैं। ऊपर दिखेगी बहमनी और नीचे दिखेगा विजयनगर एम्पायर। और ये ज्यादातर है कर्नाटक वाले एरिया में है। मैसूर, उस वाले एरिया में आपको विजयनगर एम्पायर दिखेगा। और इसके कुछ फेमस पर्सनालिटी भी हमें दिखेगी। संगम डायनेस्टी से शुरुआत होती है और इस संगम डायनेस्टी को अपने फादर के नेम पर हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने बनाया। हरिहर प्लस बुक्का। और इसमें इनकी हेल्प की इनके एक आचार्य गुरु ने, जिनका नाम था माधव विद्यारण। इनके गुरु या मास्टर माधव विद्यारण, इन्होंने इनकी हेल्प की दोनों भाइयों की। और पहले ये दोनों भाई एक डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में थी, काकते, काकते डायनेस्टी में सामंत की तरह थे। मतलब वहां पर अपनी सर्विस देते थे, बदले में एडमिनिस्ट्रेशन के बदले इनको लैंड मिली। धीरे 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 पावर इंक्रीज हुई और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम एक नया एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये बाद में दिल्ली सल्तनत में पहुंचे
और दिल्ली सल्तनत में इनका रिलीजन चेंज करवाया गया। वैसे शुरुआत में ये हिंदू धर्म से थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के टाइम इनका रिलीजन मुस्लिम हुआ। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ये लोग जा रहे थे, तो इनके मास्टर माधव विद्यारण ने बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोले, जी अपने काम करने जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के किंग ने बोला है। तो माधव विद्यारण ने याद दिलाते हैं कि तुम किंग को फॉलो करने वाले नहीं, खुद किंग बनने वाले हो। बस तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है उसे तुम्हें खोजना पड़ेगा। तो दोनों वही आचार्य जी के पैर छूने लगे। और उसके बाद माधव विद्यारण के आशीर्वाद से इन्होंने पहले तो दोबारा से हिंदू धर्म अपनाया, और फिर उसके बाद विजयनगर एम्पायर की नींव रखी। ऐसे इनकी शुरुआत हुई। फिर अपने फादर के नाम पे ही संगम डायनेस्टी, जो पहला वाला फेज है, वो इन्होंने चलाया। इसके बाद इनके सक्सेसर आते गए, और बुक्का फर्स्ट जो इसका भाई है, इसके टाइम कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं। बुक्का फर्स्ट के टाइम नच्छन सोम ये एक तेलुगु के काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। तेलुगु लैंग्वेज जो अभी भी यूज की जाती है, तो तेलुगु लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बुक्का फर्स्ट ने इन्हें प्रोटेक्शन दिया। मतलब तेलुगु लैंग्वेज को पढ़ाने में काफी ज्यादा रोल है विजयनगर एम्पायर का। और अपने आप को एक टाइटल दिया, वेद मार्ग प्रस्थापक। बुक्का ने अपने आप को टाइटल दिया, एक उपाधि दी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये इन्होंने खुद को टाइटल, मतलब मैंने वेदों को फिर दोबारा से एस्टेब्लिश किया है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के सामने चैलेंजेस भी काफी थे। धैमनी, दूसरी तरफ गोलकंडा, इन सब से हमेशा इसको सिक्योरिटी का डर रहता था, और बार बार ये लोग अटैक करते थे विजयनगर एम्पायर के सामने। तो उसके बाद विजयनगर एम्पायर ने, ऐसा बोला जाता है, विजयनगर एम्पायर के चारों तरफ बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए 7 लेयर थी। मतलब किसी को अगर विजयनगर एम्पायर पर अटैक करना है तो उन 7 लेयर को क्लियर करके आना पड़ेगा। मतलब बॉर्डर इन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योर कर रखा था, और इसीलिए इसे बोला जाता है मॉडर्न इजराइल था। अभी जो इजराइल है, इजराइल के चारों तरफ बहुत सारे उसके एनिमी हैं, लेकिन इजराइल ने अपना बॉर्डर इतना सिक्योर कर रखा है कि किसी को आने के लिए 7 से 8 लेयर को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इजराइल में आ सकता है। तो इजराइल जो आज के टाइम दिखता है, वैसा मॉडल विजयनगर एम्पायर का। और आपने जो बाहुबली मूवी देखी है, उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर की तरह ही उसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कितना सिक्योर, कैसे मैनेज, सारी वॉल से लेकर सारे वो सब विजयनगर एम्पायर में हमें दिखता है। और इसने अपनी सिक्योरिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया, और उसका एक रीजन ये भी था, ये एक हिंदू किंगडम थी और आसपास बहुत सारी मुस्लिम किंगडम थी। तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि भाई एक इतने सारे मुस्लिम होने के बाद ये हिंदू किंगडम रूल कैसे कर रही। लेकिन इन्होंने
काफी ज्यादा अपने बॉर्डर को सिक्योर रखा, सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। फिर आगे चल के बुक्का फर्स्ट के समय ही इसका सन कुमार कंपन एक कैंपेन लॉन्च करता है, एक अभियान पे जाता है और मदुरा एक शहर इसके लिए निकलता है, अपनी फौज लेके जाता है और खुद भी जाता है और मदुरा में जाके उसे जीत लेता है। कुमार कंपन कैंपेन करता है मदुरा का, एक शहर एंशियंट टाइम का, काफी ज्यादा फेमस। इसीलिए कंपन की जो वाइफ थी गंगा देवी, कंपन की वाइफ गंगा देवी गंगा देवी एक टेक्स्ट लिखती है जिसका नाम है मदुरा विजयम, मधुरम विजयम। तो अपने पति की याद में एक टेक्स्ट बुक लिखती है और इस मधुरम विजयम से हमें पता चलता है कि कुमार कंपन ने मदुरा को जीता। उसके बाद हरिहर सेकंड गद्दी पर बैठता है और हरिहर सेकंड के टाइम इसने अपना प्राइम मिनिस्टर सायन को बनाया, काफी इंटेलिजेंट पर्सन, उसे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया और इस सायन ने वेद के ऊपर कुछ टेक्स्ट बुक लिखी, मतलब वेद को इजी वर्ड में समझाने के लिए कुछ गाइड बुक लिखी। जैसे गीता के बहुत सारे वर्जन आपको दिखते हैं, हिंदी में गीता, संस्कृत में गीता, और उसको समझाने के तरीके, ऐसे ही सायन ने किया। और हरिहर सेकंड ने अपने टाइम श्रीलंका का कैंपेन किया और श्रीलंका को जीता और वहां पर टैक्स इंपोज किया, श्रीलंका से टैक्स वसूला कि भाई आप हमें टैक्स दो। ये सारी चीजें हरिहर सेकंड ने की। उसके बाद एक नया रूलर देवराय वन, तो विजयनगर एम्पायर जिसका संगम डायनेस्टी, और संगम डायनेस्टी में हमने बुक्का फर्स्ट, उसके बाद कुमार कंपन, उसके बाद अगला जो किंग है देवराय फर्स्ट, वो एक तरीके से सिंहासन पे बैठेगा, उसके टाइम कुछ चीजें होंगी। देवराय फर्स्ट जैसे ही गद्दी पे बैठेगा तो अपनी कुछ नई नीति उनको लॉन्च करेगा और हरिहर और बुक्का जो फाउंडर है विजयनगर एम्पायर, उनसे थोड़ा सा आगे चलेगा। इसकी खास बात काफी ज्यादा लिबरल, और इसकी लिबरल या उदारता में दिखती है कि इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे मुस्लिम लोगों को इंक्लूड किया।
विजयनगर एम्पायर एक हिंदू डायनेस्टी और जिसके एनेमी बहुत सारी मुस्लिम किंगडम, बहमनी, गोलकोंडा, उसके बावजूद वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम लोगों को इंक्लूड करता है। साथ में इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा रिवर को लेकर काफी ज्यादा फाइट होती थी बहमनी और विजयनगर के बीच, क्योंकि तुंगभद्रा रिवर से ही पानी मिलता था और इस पानी से ही कहीं ना कहीं क्रॉप का डेवलपमेंट होता था, और अगर क्रॉप अच्छी हुई तो इसका मतलब लैंड रिवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ज्यादातर टाइम तुंगभद्रा रिवर को विजयनगर एम्पायर ने कैप्चर करके रखा। तो देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा रिवर पर इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक डैम बनवाया जिसका नाम है हरिद्रा डैम। हरिद्रा डैम उसने बनवाया, और डैम बनने से फायदा ये हुआ कि अब पानी को स्टोर कर सकते हैं। और साउथ इंडिया में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वहां की जो रिवर है वो हर टाइम फ्लो नहीं करती, सिर्फ मानसून से वाटर मिलता है, ग्लेशियर नहीं है। इसलिए मानसून के बाद वहां पे वाटर की दिक्कत होती है। इसीलिए वाटर को स्टोर करने के लिए देवराय फर्स्ट ने हरिद्रा डैम बनवाया, और इसके टाइम एक फेमस पर्सन श्रीनाथ वो भी रहता था, जिसने एक बुक लिखी हरि विलासम। हरि विलासम, हरि मतलब कृष्ण। इससे पता चलता है कि भाई विजयनगर एम्पायर के टाइम कृष्ण की पूजा की जाती। साथ में इसके समय एक इटली का ट्रेवलर इंडिया आया जिसका नाम था निकोली कॉन्टी। निकोली कॉन्टी ये विजयनगर एम्पायर को घूमने आया देवराय फर्स्ट के टाइम, और वो कुछ बातें बताता है। बोलता है कि विजयनगर एम्पायर में सती सिस्टम था। पहले तो ये बोलता है, इससे हमें वुमेन की कंडीशन के बारे में पता चलता है। साथ में बोलता है कि वहां पर दिवाली एक फेस्टिवल मनाया जाता था, इसमें पटाखे वटाखे लोग छोड़ते थे, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये भी बातें बोलता है। और साथ में बोलता है एक त्योहार और था, नवरात्रि, जो अभी भी हम मनाते हैं। तो देवी की वर्शिप नवरात्रि वो भी यहाँ पे फेमस था। देवराय फर्स्ट के बाद उसका ही बेटा देवराय सेकंड ये गद्दी पर बैठता है। देवराय सेकंड तो ये भी कुछ नई चीजें करेगा, और ये भी अपने पिताजी की तरह काफी ज्यादा लिबरल और मुस्लिमों को अच्छा लगे, इसलिए जहां पर इसकी गद्दी रहती थी सिंहासन के पास कुरान रखता था। तो अपने सिंहासन के पास कुरान रखना स्टार्ट किया, और उसका रीजन मुस्लिम जो पब्लिक इनके यहाँ रहती है उनके प्रति एक रेस्पेक्ट शो करना। और ये दिखाता है कि भाई इसने कोशिश की कि भाई लीजन के बेस पे सबको अच्छा लगे और कोई भी अपनी बात मेरे पास रख सके। और इसके टाइम में एक ईरानी
विजयनगर एम्पायर घूमने आया, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, काफी ज्यादा फेमस अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक इसके समय में घूमने आया विजयनगर एम्पायर, और अब्दुल रज्जाक कहता है विजयनगर एम्पायर में 300 से ज्यादा फोर्ट हैं। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने ज्यादा तो नहीं हो सकता है इसमें छोटे 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 पोर्ट को भी पोर्ट के रूप में। फिर इससे इतना पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर का कोस्टल जो एरिया था वो काफी ज्यादा डेवलप था और इनकी नेवी काफी स्ट्रांग हो गई। तो अब्दुल रज्जाक कहता है 300 फोर्ट हैं। साथ में बोलता है राजा के पास गोल्ड काफी ज्यादा है, किंग के पास गोल्ड ही गोल्ड है। इससे पलता है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी। और साथ में बोलता है विजयनगर एम्पायर में रोज, गुलाब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सब लोग गुलाब का यूज करते थे, सब अपने कपड़े पहनते टाइम, राजा हो या नॉर्मल पब्लिक हो, गुलाब जरूर लगाते थे। और बोलते हैं ये गुलाब उतना ही जरूरी था जैसे फूड, जितना जरूरी फूड था उतना जरूरी गुलाब था। तो वहां के लोगों को रोज या गुलाब काफी ज्यादा पसंद। और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, वो भी गुलाब लगाते। तो इसके बारे में हमें अब्दुल रज्जाक बताते हैं। तो ये विजयनगर एम्पायर का पहला जो फैमिली है उसके बारे में था कि संगम डायनेस्टी। उसके बाद सुलुभ डायनेस्टी। सुलुभ डायनेस्टी में कोई बड़ा रूलर तो नहीं हुआ, बस इतना हमें जानना होता है कि भाई इसके फाउंडर कौन थे। तो सुलुभ डायनेस्टी के जो फाउंडर थे सुलुभ नरसिंह, ये हमारा फर्स्ट डायनेस्टी, ये सेकंड। ये सुलुभ डायनेस्टी के जो फाउंडर थे सुलुभ नरसिंह, ये एक तरीके से इसके फाउंडर हैं। उसके बाद सुलुभ डायनेस्टी आई, और ये सुलुभ डायनेस्टी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इसमें कृष्णदेव राय आएंगे। तो तुलुभ डायनेस्टी 1505 से स्टार्ट हुई और लगभग 70 तक चलती है, 65 ईयर। और इसको जो बनाएगा वो है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। ये इसके फाउंडर हैं तुलुभ डायनेस्टी के। और तुलुभ डायनेस्टी की एक खास बात, इनके एक रूलर है कृष्णदेव राय। देव राय, कृष्णदेव राय के बारे में हमें जिक्र बाबर जब आता है तो 1526 के आसपास बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लोदियों को हराएगा और मुगल एम्पायर की नींव डालेगा। तो कृष्णदेव राय के बारे में बाबर की ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी, ए बाबरी में पता चलता है। और बाबर बोलता है कृष्णदेव राय काफी स्ट्रॉन्ग लीडर था, और इंडिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर मुझे मिला तो उसका नाम था कृष्णदेव राय। ये सारी बातें हमें बाबर बताता है और बोलता है इंडिया में और इससे कोई पावरफुल लीडर मुझे नहीं दिखाई। साथ में ही कृष्णदेव राय ने कुछ टाइटल लिए, कुछ उपाधि, निक नेम इनके जो थे, ये अपने आप को बोलते थे आंध्र भोज, भोज, ये इनका टाइटल था।
साथ में अभिनव भोज, भोज इस नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ में पितामह, ये भी है। तो ऐसे कृष्णदेव राय फेमस थे। साथ में इन्होंने खुद कुछ टेक्स्ट बुक लिखी और अपनी लोकल लैंग्वेज और संस्कृत को इंप्रूव किया। जैसे इनकी एक बुक अमुक्त माल्यद, काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा पूछी जाती है किसने लिखी, तो अमुक्त माल्यद, ये इनकी बुक थी। साथ में एक और बुक ऊषा पर्णे, ऊषा पर्णे, ये दोनों बुक इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में लिखी। तेलुगु लैंग्वेज को इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। और साथ में एक संस्कृत की बुक जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, ये भी लिखते हैं, ये लिखते हैं संस्कृत में। संस्कृत में इनकी बुक जाम्बवती कल्याण। तो कृष्णदेव राय काफी ज्यादा फेमस। साथ में बोला जाता है इनके यहाँ तेलुगु लैंग्वेज के सबसे इंटेलिजेंट 8 लोग रहते थे, 8 इंटेलिजेंट पर्सन, और जिन्हें ये लोग कहते थे अष्ट दिग्गज। जैसे हमने नवरत्न देखे, ऐसे ही इसके यहाँ अष्ट दिग्गज। कई बार पूछ लिया जाता है अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में रहते थे, किसके दरबार में थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। साथ में इनको गेम में शतरंज खेलना काफी ज्यादा पसंद था। तो ये शतरंज काफी ज्यादा खेलते थे। कई बार अपने जो चीफ होते थे उनके साथ, कई बार दूसरे लोग आते थे उनके साथ, ये सारी चीजें वो करते रहते। साथ में इन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मैरिज टैक्स को हटा दिया। पहले मैरिज पर टैक्स लगता था, लेकिन इन्होंने बोला मैरिज एक पवित्र रिश्ता है और इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसको इन्होंने हटवाया। साथ में कुछ फेमस टेम्पल जो साउथ इंडिया में अभी भी हैं, उनका कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही करवाया। इनके टाइम कुछ फेमस टेम्पल जैसे विठल स्वामी, विठल स्वामी जो इंडिया के अभी सबसे ज्यादा रिसोर्स वाले टेम्पलों में से एक है। दूसरा हजारा राम, एक यूरोपीय ट्रेवलर भी आया जिनका नाम था डोमिगो पायस। और ये लोग बोलते हैं विजयनगर एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सिस्टम था नायकर। जैसे अभी हमारे देश में सिविल सर्विस होती है, ऐसे ही विजयनगर एम्पायर में नायकर सिस्टम था। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम देखा।
ऐसा सिस्टम इनके यहाँ था। और इनके यहाँ दो यूरोपीय ट्रेवलर आए, जिनमें एक थे डोमियोगोइस कोइस, ये आए, और इनके साथ बारबोसा, ये भी आए। डोमियोगोइस और बारबोसा, ये दो ट्रेवलर इनके टाइम आए। उसके बाद कृष्णदेवराय के बाद इतने ज्यादा ताकतवर रूलर नहीं रहे। कृष्णदेवराय सबसे ज्यादा ताकतवर रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के। साथ में उनकी जो फैमिली थी वो थी तुलुप डायनेस्टी। तुलुप डायनेस्टी से जुड़े हुए सबसे बड़े रूलरों में से एक कृष्णदेवराय, जिनके बारे में हमने जाना कि भाई उन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और पितामह के रूप में टाइटल लिए, अपने निकनेम। साथ में बाबर की ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी में पता चलता है कि कृष्णदेवराय इंडिया के सबसे पावरफुल लीडर थे। साथ में उन्होंने कुछ टेक्स्ट बुक अमुक्तमाल्यद, ऊषा पढ़ने, जो तेलुगु लैंग्वेज में लिखी, और जामवती कल्याणम संस्कृत में। इनके यहाँ 8 इंटेलिजेंस पीपल तेलुगु लैंग्वेज के वो भी मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है अष्ट दिग्गज। इन्हें गेम में शतरंज, साथ में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मैरिज टैक्स को हटाया, कुछ टेंपल बनवाए, विठल स्वामी, हजारा रामा, और इनके साम नायकर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जिक्र मिलता है, जिसके बारे में कुछ यूरोपियन बारबोसा और डोमियोगेस बताते। तो ये सब कृष्णदेवराय के बारे में था। इनके बाद कुछ रूलर आएंगे लेकिन इतने पावरफुल नहीं होंगे। लेकिन कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर को एक ग्रेट एम्पायर के रूप में खड़ा करते हैं। और कृष्णदेवराय के बाद काफी बड़ी सेना भी थी, साथ में इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी अच्छी थी। तो उसके बाद इनके बाद अच्युत देवराय, कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देवराय गद्दी पे बैठते हैं। और अच्युत देवराय आगे के टाइम चीजें चलाते हैं। अच्युत देवराय एक तो 2 बार देवराय के यहाँ एक पुर्तगाली ट्रेडर वो भी आता है, जिसका और नूनिज बताता है घोड़े तो अपने बेचने आया, साथ में घूमता है और बोलता है विजयनगर एम्पायर की जो वुमेन है वो राइटिंग भी करती हैं, तब लेखिका हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी लॉजी भी करती है, मतलब फ्यूचर बताती है। हाथ देख के जो बताता है कि भाई तुम्हारे
किस्मत में ये सारी चीजें। और साथ में रेसलिंग भी करती हैं, कुश्ती, उसमें भी आ गई। ये बताता है वुमेन को कितनी फ्रीडम थी अच्युत देव राय के टाइम। ये सारी बातें नूनिज, एक पुर्तगाली व्यापारी, वो बताता है। इसके बाद अगला रूलर सदाशिव राय, और इसके टाइम एक वॉर होता है। सदाशिव राय गद्दी पर बैठता है और सदाशिव राय के टाइम एक वॉर होता है। विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे थोड़ा सा वीक होने लगा है, और इस वार का नाम है तालीकोट्टई का युद्ध। तालीकोट्टा वॉर। इसमें एक तरफ विजयनगर एम्पायर, दूसरी तरफ गोलकोंडा, बहमनी, अहमदनगर, बीजापुर, ये सब। और ये लगभग 1565 के आसपास ये वॉर होता है। और इसे कई बार एक और नाम से जाना जाता है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। राक्षस तांगड़ी वॉर। और विजयनगर के खिलाफ अहमदनगर नगर के जो रूलर हैं वो, प्लस बीजापुर, प्लस बीदर, और इसके अलावा गोलकोंडा, ये सारी किंगडम एक साथ आते। इनका मेन पर्पज यही था, बस कैसे भी करके विजयनगर एम्पायर को हराना है और उसके जो रिसोर्स हैं वो अपने कब्जे में करने। तो इन स्टेट्स का एक ग्रुप मिलके विजयनगर एम्पायर के खिलाफ लड़ता है, और इस दूसरे ग्रुप का जो लीडर है वो है बीजापुर। और इसका जो रिजल्ट होता है उसमें ये जो ग्रुप है जीतता है और विजयनगर एम्पायर की हार होती है। उसके बाद ये लोग विजयनगर एम्पायर की टेरिटरी में घुस जाते हैं और विजयनगर एम्पायर के जो भी फेमस शहर थे उन सबको तोड़ देते। और वहां के लोग जो है उनके खिलाफ भी वायलेंस होती है। ये सारी बातें हमें पता चलती है। साथ में बोला जाता है सदाशिव राय ने बार्बर जो कम्युनिटी थी, जो बाल बाल काटती थी, उनसे टैक्स नहीं लिया, उनसे टैक्स हटा दिया। और लास्ट डायनेस्टी जो इसकी बचती है विजयनगर एम्पायर की, वो है अरविंदो। तो अरविंदो डायनेस्टी इतनी ज्यादा फेमस नहीं होती क्योंकि अब इनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और इस अरविंदो डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है त्रुमल। त्रुमल ये इसके फाउंडर हैं। और सबसे लास्ट जो रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के वो है वेनकट। वेनकट सबसे लास्ट रूलर हैं, वेनकट सेकंड। तो विजयनगर एम्पायर शुरू हुआ संगम डायनेस्टी से, हरियर और बुक्का, और अंत हुआ अरविंदो डायनेस्टी से, त्रुमल फाउंडर और वेनकट सबसे लास्ट रूलर विजयनगर एम्पायर। यहां से एंड हुआ। तो ये विजयनगर एम्पायर के कुछ हमने रूलर जाने।
अब इनकी नायकर सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन इनका चलता था वो कैसे चलता था? एडमिनिस्ट्रेशन इनका नायकर सिस्टम के थ्रू चलता था और ये ऐसे ही था जैसे आज के टाइम ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस जो होती है, और दिल्ली सल्तनत में इक्ता। तो इनका नायकर सिस्टम कर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट यूनिट, और विजयनगर एम्पायर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नायकर रहते थे, तो ये नायकर डिसीजन लेते रहते थे कि हमें क्या करना, ऐसे इसका डिवीजन था। और ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और नायक कौन था या नायकर, ये इनके सोल्जर के ऑफिसर थे, मतलब जो आर्मी है उसका मेन मुख्य एक तरीके से कह सकते हो सोल्जर ऑफिसर, वो कहलाता था नायकर। और जिन्हें सैलरी जो मिलती थी वो लैंड के रूप में मिलती, लैंड का एक पार्ट ने दे दिया जाता था और बोला जाता था वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करो और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सारी चीजें आप इकट्ठा करके रखो। इसीलिए इनको बोलता था सामंत हो गए, ये भी फ्यूडल। धीरे धीरे इनके पास जमीन आती गई और ये भी सामंत बनते गए, तो नायक सामंत भी नहीं कहते, इनके पास भी जमीन आ गई और इन्हें एक टैक्स फ्री लैंड मिलती थी। ये लैंड जो मिलती थी वो टैक्स फ्री थी, कोई टैक्स नहीं। और टैक्स फ्री लैंड को जो इनको किंग देता था उसे कहते थे अमरम। अमरम, अमर रहने वाली लैंड। और इसीलिए कई बार इनको बोला जाता था अमर नायक। ऐसी जमीन लेते हैं जो अमर रहती है, इसलिए इनको अमर नायक भी कहते थे। लेकिन इसी पॉलिसी की वजह से धीरे धीरे लैंड डिवाइड होती गई और लैंड डिवाइड होने की वजह से जो किंग था उसकी पावर डिक्रीज होती गई और इसी वजह से विजयनगर एम्पायर का एंड भी हुआ। ये ऐसे ही था जैसे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हमने देखा, तो विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन में भी कहीं ना कहीं इस नायक सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लैंड का डिवीजन हो गया। गांव के लेवल पर, विलेज के लेवल पर भी इनके यहाँ ऑफिसर रहते थे और विलेज के लेवल पर 12 ऑफिसर रहते थे, मतलब 12 लोग एक काउंसिल की तरह काम करते थे। इन्हें ये आयंगर कहते थे, आयंगर, जो विलेज के लेवल पर रहते थे। और इनकी जो अपॉइंटमेंट करता था कि भाई कौन से 12 लोग वहां जाएंगे, वो स्टेट करता था, मतलब किंग करता था। विजयनगर एम्पायर का ऊपर से एक ऑर्डर आता था उसके द्वारा। और इनके यहाँ डांस साथ में म्यूजिक काफी ज्यादा फेमस था, जो आज भी यूज किया जाता है, यक्षगान। कर्नाटक का एक फेमस म्यूजिक और डांस यक्षगान, वो विजयनगर एम्पायर में हमें देखा। और विजयनगर एम्पायर की खास बात, इसने एक बड़े किंगडम को रूल किया, साथ में उसे एक शिखर तक पहुंचाया, लेकिन अंत में इसका
इसकी जो नायकर सिस्टम थी उससे हुआ। इसने लैंड डिवीजन को किया, लेकिन फिर भी इसने उस टाइम पीरियड में एक नाम कमाया और आज तक इसे जाना जाता है और कंपैरिजन किया जाता है, बोला जाता है इंडिया का इजराइल। जैसे इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस के मामले में बहुत आगे है, ऐसे ही विजयनगर एम्पायर उस टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी डिफेंस के मामले में काफी एक्सपर्ट था। तो हमने संगम डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी, तुलुक और अरविंदु डायनेस्टी, हरिहर बुक्का से लेकर वेंकट सेकंड और तुलुक डायनेस्टी के एक प्रमुख रूलर कृष्णदेव राय के बारे में जाना। साथ में इनका एडमिनिस्ट्रेशन नायकर सिस्टम के बारे में जाना। तो ये विजयनगर की कहानी थी कि कैसे विजयनगर एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसका डिक्लाइन हुआ और क्या क्या चीजें थी जो विजयनगर एम्पायर ने की। अगर आप टेरिटरी की बात करोगे तो आपको इस मैप में दिखेगा कैसे विजयनगर एम्पायर था। ये वाला जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये विजयनगर एम्पायर था, और इधर ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ये बहमनी किंगडम है, जिससे विजयनगर की कभी नहीं बनती थी। और उसके बाद ये गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये वही स्टेट हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के खिलाफ एक ग्रुप बनाया और विजयनगर एम्पायर को हराया। और ये तुंगभद्रा रिवर इन दोनों के बीच बॉर्डर क्रिएट करती है, जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। तो ये इनका ज्योग्राफी रहा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।